ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले सबको लगता था कि सारे हंस सफ़ेद ही होते हैं, लेकिन एक काले हंस का मिलना पुराने यकीन को तोड़ देता है। मतलब कितनी भी ऑब्जर्वेशंस कर लीजिए, एक नई चीज़ पुराने रूल्स को पलट सकती है। इसी को तालेब ब्लैक स्वान कहते हैं। काला हंस एक ऐसा इवेंट जो आउट ऑफ सिलेबस है। ये बहुत बड़ा असर लाता है और बाद में हम लोग समझने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: रेयर होना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट और बाद में एक्सप्लेनेशन ढूंढना। ब्लैक स्वान जैसे रेयर इवेंट्स ही असली गेम चेंजर होते हैं, जैसे आइडियाज़, वॉर्स, टेक्नोलॉजी, पर्सनल लाइफ की बड़े शॉक्स। जैसे 1914 की वॉर, हिटलर का आना, यूएसएसआर का गिरना, इंटरनेट का आना, सब ब्लैक स्वान वाले सीन्स हैं। और ये सब चीज़ें न्यूज़ पढ़ के समझ नहीं आती। हम अक्सर छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करते हैं, बड़ी और अनोखी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। ब्लैक स्वान लॉजिक कहता है कि जो नहीं पता वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस, साइंस या कोई भी फील्ड में जो नई चीज़ का धमाका होता है वो तभी होता है जब कोई आउट ऑफ सिलेबस आइडिया आता है। जब तक कोई आइडिया कॉमन नहीं होता तब तक उसमें असली फायदा है। सुनामी या टेररिस्ट अटैक भी इसी वजह से इतना बड़ा असर डालते हैं, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। जो हम जानते हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता। असली दिक्कत वही देता है जो हम सोच ही नहीं सकते। एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी ब्लैक स्वान को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, फिर भी हम उनकी बात मानते हैं। लेकिन असली में हिस्ट्री, इकोनॉमी, वॉर्स सब अनप्रिडिक्टेबल हैं। एक्सपर्ट्स बस अच्छे नैरेटर हैं, मैथमेटिकल मॉडल दिखाते हैं, पर असली नॉलेज सबके पास बराबर है। इसलिए हमें प्रिडिक्ट करने की बजाय अननोन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे वेंचर कैपिटल या साइंस में नया कुछ मिले तो ज़्यादा फायदा हो सकता है, लॉस कम होता है। ट्रायल एंड एरर, मैक्सिमम टिंकरिंग करना चाहिए। प्लानिंग से ज़्यादा ब्लैक स्वान से लकी होना काम आता है। हम ज़्यादा सोचने के लिए बने ही नहीं हैं। हमारा ब्रेन क्विक रिएक्शन के लिए बना है। इसीलिए हम रूल्स या मेटा रूल्स याद नहीं रख पाते। सोचने में एनर्जी लगती है, इसलिए लोग नॉर्मली सिंपल फैक्ट्स पे ही रुक जाते हैं। तालेब कहते हैं लाइफ अनयूजुअल है। अनसर्टेनिटी रेयर इवेंट से ही आती है। जो नॉर्मल होता है उसको पढ़ने से ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। आउटलायर इवेंट्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। बेल कर्व या स्टैटिस्टिक्स में हम इन एक्सट्रीम्स को इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से हम गलत समझ लेते हैं कि हमने अनसर्टेनिटी को कंट्रोल कर लिया है। प्लेटोनोसिटी का मतलब है हम आइडियल चीज़ें या मॉडल्स को रियल वर्ल्ड पे फिट करने की कोशिश करते हैं, और गलती यहीं पे होती है। जब यह थियरी मेसी रियलिटी से मिलती है तब ब्लैक स्वान पैदा होता है। जो आपको लगता है कि आप जानते हैं और जो रियलिटी है, उन दोनों के बीच का गैप डेंजर जोन है। तालेब कहते हैं कि ये बुक दूसरों की सोच की कॉपी पेस्ट नहीं है, ये उनकी खुद की सोच है। जो डल लगता है उसको छोड़ दिया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें ओरिजिनल ही होती हैं। स्टोरी या मेटाफर लोगों को समझाने के लिए बेस्ट होता है, इसलिए ब्लैक स्वान मेटाफर इन्होंने यूज़ किया। बुक के शुरू में ज़्यादा लिटरेचर वाली बातें हैं, बाद में साइंस वाली। पहले पार्ट में ज़्यादा साइकोलॉजी है, दूसरे पार्ट के आगे बिजनेस और साइंस का डिस्कशन है। पार्ट 1 का नाम है उम्बर्टो इकोज एंटी लाइब्रेरी।
यहाँ बताया गया है कि हम कैसे हिस्ट्री और करंट इवेंट्स को देखते हैं और हमारी सोच में क्या क्या गलतफहमी होती है। पार्ट 2 है वी जस्ट कांट प्रेडिक्ट। इसमें फ्यूचर को लेकर जो हमसे एरर्स होते हैं और साइंस की लिमिटेशंस पर बात है और कैसे उनको हैंडल करें। पार्ट 3 दोज ग्रे स्वान्स ऑफ एक्सट्रीमिस्तान। इसमें एक्सट्रीम इवेंट्स पे डिटेल में बात है, बेल कर्व की रियलिटी बताई है जो तालेब कहते हैं एक बड़ा फ्रॉड है, और नेचुरल और सोशल साइंसेस की कॉम्प्लेक्सिटी वाली थियरीज को समझाया गया है। पार्ट 4 द एंड बहुत छोटा है। तालेब कहते हैं कि बुक लिखने में उनको मजा आया, लगभग बुक खुद ही लिख गई और उनको अब शांति में सिर्फ सोचने का मन है। पार्ट 1 उम्बर्टो इकोज एंटी लाइब्रेरी और हाउ वी सीक वैलिडेशन। उम्बर्टो इको नाम का एक स्कॉलर है जिनके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। उनके विजिटर्स 2 तरह के होते हैं, एक जो पूछते हैं कि कितनी बुक्स पढ़ी, दूसरे जो समझ जाते हैं कि लाइब्रेरी पढ़ने का नहीं, रिसर्च का टूल है। जो किताबें पढ़ी नहीं वो ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि वो बताती हैं कि आप क्या नहीं जानते। जितना जानते हैं उसको ट्रेजर की तरह ट्रीट करते हैं, ये गलत है। एंटी स्कॉलर वो है जो अनरेड बुक्स पे ध्यान देता है, नॉलेज को एक पोजीशन नहीं मानता और स्केप्टिकल एम्पेरिसिस्ट है। पहले चैप्टर में तालेब लाइफ और उनके आइडियाज के बैकग्राउंड से शुरू होते हैं। तालेब चांस और अनसर्टेनिटी पे फोकस करते हैं। लेबनन यानी सीरिया, लिबानेसिस और माउंट लेबनन एक ऐसा एरिया था जहां अलग अलग रिलीजन्स और कम्युनिटीज, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ड्रूज, ज्यूज साथ में शांति से रहते थे। सबको लगता था यहाँ बैलेंस और टॉलरेंस परमानेंट है। तालेब के एंसेस्टर्स ग्रेको सीरियन कम्युनिटी से थे जो सेंचुरीज तक अरब्स और बाइजेंटाइंस दोनों से टैक्सेस देकर प्रोटेक्शन लेते थे और पीस में रहते थे। लेबनन को एक पैराडाइज, मॉडर्न और ओपन जगह माना जाता था जहाँ का लाइफ स्टाइल एलीट था, हर तरह के लोग आते थे और फ्रेंच, ग्रीक, अरबिक लैंग्वेज कल्चर मिक्स थी। तालेब छोटी उम्र में ही रेबेलियन का टेस्ट ले लेते हैं, जेल भी जाते हैं स्टूडेंट राइट के चक्कर में, लेकिन इससे उनको लगता है कि एक्शन लेना और अपने बिलीव्स पे खड़े रहना इम्पोर्टेंट है। फैमिली में अंकल को उनकी सोच नहीं, उनकी ड्रेसिंग पे प्रॉब्लम होती है। तालेब कहते हैं कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो शांत इंसान भी स्ट्रॉन्ग एक्शन दिखा सकता है, तभी लोग सच में समझेंगे। फिर एकदम से लेबनन का पैराडाइज खत्म हो जाता है, सिविल वॉर फट पड़ती है, डिकेड्स की शांति खत्म हो जाती है और ब्रूटल फाइटिंग शुरू हो जाती है। वॉर के बाद देश का कल्चर और रिफाइनमेंट भी खो जाता है। एजुकेटेड लोग निकल जाते हैं, ब्रेन ड्रेन हो जाता है और प्लेस एक वैक्यूम बन जाती है। ब्लैकआउट के टाइम लोग आसमान में स्टार्स देखते हैं। तालेब को इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट एब्सर्ड लगता है क्योंकि लेबनन की स्टेबिलिटी भी एक इल्यूजन थी। तालेब हिस्ट्री को ओपेक कहते हैं, मतलब आपको सिर्फ रिजल्ट दिखाई देता है, प्रोसेस नहीं। 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली, इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सबको लगता है उनको सब समझ में आता है, पर असली वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है। दूसरी, रेट्रोस्पेक्टिव डिस्टॉर्शन। बाद में सब चीज़ें समझ में आने लगती हैं, लेकिन रियल टाइम में कुछ भी क्लियर नहीं होता। तीसरी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ फैक्ट्स और एक्सपर्ट्स जब कैटेगरीज बना देते हैं, प्लेटोनिफाई कर देते हैं।
लोग हमेशा समझते हैं कि सब कंट्रोल में है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हर दिन कुछ ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। फिर भी लोग अपनी प्रिडिक्शन गलत होना नहीं मानते। लोग हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने में एक्सपर्ट हैं, पर वो एक्सप्लेनेशंस हमेशा बाद में बनाते हैं, पहले से नहीं। जितने इंटेलिजेंट लोग उतनी बढ़िया एक्सप्लेनेशन बना लेते हैं, चाहे रियल रीजन कुछ भी हो। तालेब को लगता है कि हिस्ट्री सोसाइटी धीरे धीरे नहीं बदलती, बल्कि एकदम से जंप करते हैं। बिग शॉक्स, सडन चेंजेस और बीच में थोड़ा स्टेबिलिटी। जैसे क्रिश्चियनिटी या इस्लाम का फैलना या लेबनान का पैराडाइज से हेल में बदल जाना कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता था। हम सिर्फ पीछे मुड़ के एक्सप्लेनेशन ढूंढ लेते हैं, लेकिन असली में समझते नहीं कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी कितनी बड़ी चीज है। हिस्ट्री बुक्स में सब कुछ लॉजिक लगता है, रियल लाइफ में सब रैंडम होता है। तालेब कहते हैं कि हम लोग पास्ट को समझने की मशीन है, हमेशा पीछे देखकर एक्सप्लेन करते हैं, पर फ्यूचर कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। जितना टाइम गुजरता है उनको ये सेल्फ डिल्यूजन और इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा पक्का लगती है। जब भी कोई इवेंट होता है उससे पहले करोड़ों चीजें होती हैं, लेकिन बाद में हम सिर्फ वही फैक्ट्स याद रखते हैं जो इवेंट के रिजल्ट से मैच हो जाए। हमारी मेमोरी फिल्टर्ड होती है, बाकी सब भूल जाते हैं। तालिब को यह बात पहली बार तब समझ आई जब वो वॉर के टाइम बेसमेंट में बुक्स पढ़ रहे थे, बस टाइम पास के लिए, क्योंकि कुछ और करने को नहीं था। उन्होंने सोचा कि वॉर और हिस्ट्री को समझा जा सकता है थियोरी पढ़ के, लेकिन उनको सबसे ज्यादा इंसाइट एक जर्नलिस्ट की डायरी, विलियम शीरर की बर्लिन डायरी से मिली, जो इवेंट्स को जैसे जैसे हो रहे हैं वैसे लिख रहा था, बिना फ्यूचर जाने। शीरर की डायरी ने तालेब को दिखाया कि पहले और बाद में सोचने में कितना फर्क होता है, क्योंकि जो इंसान इवेंट के बीच में होता है उसको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। डायरी एकदम असली परसेप्शन देती है, मेमोरी के डिस्टॉर्ट होने के बाद नहीं, लेकिन फिर भी पब्लिश होने के टाइम एडिटिंग में भी फैक्ट्स का चुनाव हो जाता है, इसलिए पूरी तरह असली नहीं रहती। तालेब ने देखा कि चाहे उनके ग्रैंडफादर जिनके पास पावर थी या उनका ड्राइवर मिखाइल, दोनों को आगे क्या होगा नहीं पता था। फर्क बस ये था कि ड्राइवर मानता था कि उसे कुछ नहीं पता, पर बड़े लोग सोचते हैं कि उनको सब पता है। सब लोग न्यूज़, रेडियो, न्यूज़पेपर्स सब कुछ फॉलो करते हैं, हर छोटी डिटेल जानना चाहते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि असली इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी सबके पास होती है, नई चीज कुछ नहीं मिलती। तालेब जब वार्टन बिजनेस स्कूल गए तो उनको पता चला कि बिगेस्ट कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स भी समझते हैं कि उनको सब आता है, पर असल में किसी को कुछ नहीं पता। ये रियलाइजेशन उनको ब्लैक स्वान इवेंट्स की तरफ ले आई, मतलब हाईली इम्प्रॉबेबल बट इम्पैक्टफुल चीजें जो किसी को दिखाई नहीं देती। सिर्फ लकी या अनलकी होने की बात नहीं है, नॉलेज और साइंस में भी यही प्रॉब्लम है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज रियलिटी को अंडर एस्टिमेट करती हैं या इग्नोर कर देती हैं। कभी कभी ये स्टडीज खुद ही ब्लैक स्वान इवेंट क्रिएट कर देती हैं। 1987 में जब तालेब फाइनेंस में काम कर रहे थे, उस दिन सबसे बड़ा मार्केट क्रैश हुआ, बिना किसी रीजन के। पूरे फाइनेंस वर्ल्ड में दौरा पड़ गया, लोग शॉक में थे, कुछ लोग सुसाइड भी कर गए। तालेब को तब पता चला कि वो मनी के लिए नहीं, नॉलेज और रियलिटी को समझने के लिए ये सब कर रहे हैं। उनका काम था रेयर इवेंट्स पे बेट करना, जो नॉर्मल एक्सपर्ट्स इम्पॉसिबल मानते थे।
तालेब क्वांट यानी क्वांटिटेटिव एनालिस्ट भी थे, लेकिन उल्टा वो मॉडल्स की कमजोरी ढूंढते थे, फ्लॉ पे फोकस करते थे, मार्केट प्रेडिक्शन में अपनी और दूसरों की ना कॉम्पिटेंसी समझते थे। तालेब कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस क्वांट की टेक्निकल नॉलेज के साथ मिलता है वो फिलॉसफी और एपिस्टेमोलॉजी में काम आता है। हिस्ट्री, फिलॉसफी ऑफ नॉलेज, स्टैटिस्टिक्स, सबका पर्पस है समझना कि हम क्या जानते हैं और रेगुलरिटी और कोइंसिडेंस को अलग करना। लेकिन ये सब डिफरेंट बिल्डिंग्स में बैठ के अपना अपना काम करते हैं। रियलिटी मच मेसियर है। तालेब को यही लेसन मिला कि हिस्ट्री फॉरवर्ड चलती है, बैकवर्ड समझ आता है, और रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी कहानियों से बहुत अलग है। 19 अक्टूबर 1987 की क्रैश के बाद तालेब को एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन मिली, जैसे सब कुछ सही प्रूव हो गया हो। उनके लिए फक यू मनी का मतलब था इतनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कि किसी भी अथॉरिटी को जवाब देने की टेंशन न हो, खुद के पैशन और स्टडी पे फोकस कर सके बिना पैसा कमाने के प्रेशर के। लेकिन तालेब ने देखा कि कई लोग ज्यादा पैसा कमा के भी और डिपेंडेंट हो जाते हैं और भी ज्यादा दूसरों को खुश करने लगते हैं। तालेब के लिए असली वैल्यू ये थी कि अब वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकें, अपनी मर्जी का काम करें, रिसर्च और पढ़ाई में मन लगाएं, मीटिंग्स अवॉइड करें, बिजनेस के टिपिकल एम्बिशियस लोगों से दूर रहें, हर कुछ साल बाद 1 साल का ब्रेक ले सकें, बुक्स पढ़ें और अपने ब्लैक स्वान आइडियाज को डेवलप करें। तालेब को लेबनान की वॉर और 1987 का फाइनेंशियल क्रैश दोनों सेम लगे, क्योंकि लोग हमेशा इन बड़े इवेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, जैसे उनको दिखाई ही नहीं देता या वो जल्दी भूल जाते हैं। ये प्रॉब्लम इंसान की सोच में है, हमारी परसेप्शन में है, न कि सिर्फ इवेंट की रियलिटी में। अपनी आइडेंटिटी के बारे में तालेब कहते हैं कि उनका कोई एक सेट प्रोफेशन नहीं है। जब लोग पूछते हैं तो कह देते हैं मैं ड्राइवर हूं, ताकि आराम से अपना काम कर सकें, अपनी पढ़ाई और सोच पे फोकस रहे। तालेब आगे लिखते हैं कि 5 साल पहले येवजेनिया निकोलेवना क्रासनोवना एक अननोन नॉवेलिस्ट थी, जिनका बैकग्राउंड न्यूरो साइंस और फिलॉसफी का था। पहले 3 पत्ती फिलॉसफर थी। उन्होंने अपनी रिसर्च और आइडियाज को कहानी के फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया, जिसमें ऑटोबायोग्राफी का टच भी था, लेकिन उनका स्टाइल टिपिकल नॉन फिक्शन राइटर से अलग था। पब्लिशर्स को समझ ही नहीं आया कि उनकी किताब फिक्शन है या नॉन फिक्शन, ना ही उनको ये समझ आया कि ऑडियंस कौन है। सबने उनको रिजेक्ट कर दिया, कह दिया कि ऐसी किताब सिर्फ उनके एक्स हस्बैंड्स और फैमिली ही खरीदेंगी। राइटिंग वर्कशॉप में भी उनको कहा गया कि उनका केस होपलेस है, क्योंकि वो सक्सेसफुल चीज़ों की कॉपी नहीं कर रही थी। येवजीनिया ने अपनी पूरी किताब अ स्टोरी ऑफ रिकर्जन इंटरनेट पे डाल दी। वहाँ एक छोटी पब्लिशर मिला जो पिंक चश्मा पहनता था। उसने बिना एडिट किए उनकी किताब पब्लिश कर दी, बस थोड़ा कम पैसे दिए। धीरे धीरे 5 साल में उनकी किताब एकदम से सुपरहिट हो गई, मिलियंस में बिकी, और उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि 40 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो गई। अब उनकी तस्वीर हर जगह है। लिटरेरी वर्ल्ड में उनकी न्यू स्टाइल को कॉन्सिलियंट स्कूल कहा जाता है, और पब्लिशर्स की थियरी बदल गई है कि रीडर्स उन्हें ही पढ़ते हैं जो अपनी रॉ सोच दिखाते हैं, पेंडरिंग नहीं करते। येवजीनिया जैसे लोगों की जीरो से हीरो वाली स्टोरी सिर्फ एक इन्वायरमेंट में हो सकती है, जिसको तालेब एक्सट्रीमिस्तान कहते हैं। यहाँ कुछ भी कभी भी बड़ा बदल सकता है, जबकि मेडियोक्रिस्तान एक सिंपल प्रेडिक्टेबल वर्ल्ड है जहाँ सब कुछ एवरेज के आसपास रहता है।
तालेब कहते हैं कि ज़्यादा एडवाइस काम की नहीं होती, और जो भी एडवाइस मिली उसमें से एक सबसे इम्पैक्टफुल थी। कोई ऐसा प्रोफेशन चुनिए जो स्केलेबल हो, मतलब जहां आपकी इनकम सिर्फ आपके टाइम या मेहनत पर डिपेंड न करे। जैसे डॉक्टर, डेंटिस्ट या प्रोस्टिट्यूट को हर कमाई के लिए खुद प्रेजेंट होना पड़ता है, पर राइटर, एक्टर, ट्रेडर, इन्वेंटर या स्पेकुलेटर अगर एक बार हिट हो गया तो बिना एक्स्ट्रा मेहनत के करोड़ों कमा सकते हैं, चाहे वो खुद सो रहे हों। पर स्केलेबल प्रोफेशन रिस्की भी होते हैं। काफ़ी लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, कुछ को सब कुछ मिल जाता है। इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नॉन स्केलेबल प्रोफेशंस में हर कोई थोड़ा थोड़ा कमा लेता है, एक्सट्रीम डिफरेंसेस नहीं होते। एग्जाम्पल दिया है एक ओपेरा सिंगर का। पहले जब म्यूज़िक रिकॉर्ड नहीं होता था तो हर गाने वाले को अपना लोकल ऑडियंस मिल जाता था। अब एक सुपरस्टार सब कुछ ले जाता है और बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलता। ये अनफेयरनेस रिकॉर्ड, प्रिंटिंग प्रेस, मूवीज, बुक्स सब में आई, जहां एक आदमी करोड़पति हो सकता है, बाकी सब जीरो। तालिब फिर दो अलग वर्ल्ड्स को कंपेयर करते हैं। मेडियोक्रिस्तान, जहां एक्सट्रीम्स का कोई असर नहीं, सब एवरेज के आसपास, जैसे हाइट, वेट, कैलोरी इनटेक। वहां एक भी एक्सट्रीम इंसान ग्रुप पे कोई असर नहीं डालता। दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्तान है, जहां एक ही बंदा सब कुछ चेंज कर देता है, जैसे जेके रोलिंग की बुक सेल्स या किसी एक कंपनी का साइज। सोशल चीज़ें, मनी, फेम, कंपनी साइज, मीडिया मेंशंस सब इंफॉर्मेशनल है, फिजिकल नहीं। इसलिए एक्सट्रीम्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। एक्सट्रीमिस्तान में जैसे वेल्थ, बुक सेल्स या फेम, एक भी इंसान या इवेंट टोटल को पूरा चेंज कर सकता है। यहाँ डेटा पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी कोई एक आउटलायर सब कुछ पलट सकता है। यहाँ नॉलेज धीरे, अनइवनली बढ़ता है। कभी कभी एकदम से कुछ नया आ जाता है। इसलिए एक्सट्रीमिस्तान में हमेशा डाउट रखिए। पुराने डेटा पे इतना भरोसा मत करिए। एक कंफ्यूजन ये है कि लोग सोचते हैं कि ब्लैक स्वान्स ज्यादा होते हैं, पर असल में वो कम होते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। ब्लैक स्वान्स रेयर होते हैं, पर उनका इम्पैक्ट एक्सट्रीम होता है। जब कोई अथॉरिटी वाला आदमी, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर या सीईओ, अपने ज्ञान पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो एक छोटी सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ जैसे प्रैंक उनको तुरंत हिला सकती है। वैसे ही लाइफ में भी जो हमेशा प्रेडिक्टेबल लगता है, वहाँ ब्लैक स्वान इवेंट्स सब कुछ पलट देते हैं। हम सबको सरप्राइज मिलता है जब हमारे बिलीफ या ये तो हमेशा होता आया है इसकी सोच ब्रेक हो जाती है। साइंस भी इसी प्रोसेस पे है। नए एविडेंस पुराने लॉजिक को तोड़ते रहते हैं, पर हम सोचते हैं कि हमारा प्रेजेंट ज्ञान फाइनल है। हर साइंटिस्ट को लगता है कि उसका काम लास्टिंग है, लंबा दिन चलेगा, लेकिन कोई नया प्रूफ या थियरी पूरा सिस्टम बदल देती है। इसको समझाने के लिए तालिब ने टर्की प्रॉब्लम का एग्जाम्पल दिया है। टर्की एक बर्ड है। टर्की को रोज खाना मिलता है, तो उसको लगता है कि यही हमेशा होता रहेगा, लेकिन थैंक्स गिविंग वाले दिन उसका बिलीफ एक पल में टूट जाता है। हम भी लाइफ में जो चीजें बार बार देखते हैं उन पे भरोसा कर लेते हैं, पर फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज या वॉर भी तब आई जब सबको लग रहा था अब तो शांति रहेगी, और जब मार्केट क्रैश हुआ तब सब अपनी पास्ट सक्सेस पे कॉन्फिडेंस में थे। ब्लैक स्वान एक पर्सपेक्टिव का गेम है। टर्की के लिए स्लॉटर एक ब्लैक स्वान है, लेकिन बुचर के लिए नहीं, क्योंकि उसको पहले से पता है।
इसलिए ब्लैक स्वान आपके एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है। इंडक्शन का प्रॉब्लम यानी पास्ट से फ्यूचर प्रिडिक्ट करना बहुत पुराना है। सेक्सटस एम्पेरिकस, अल गजाली और ह्यूम जैसे लोग भी इसी डाउट में रहे। उन्होंने कहा कि थियरीज पे भरोसा मत करिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए, पर उस पे भी पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते। पीरियन स्केप्टिक्स कहते हैं कि डाउट रखिए, डॉगमा से बच के रहिए। अलगजेल ने प्रोफेसर्स को ही क्रिटिसाइज किया था कि साइंस या लॉजिक सब लिमिटेड है, हमारी सोच भी। तालेब कहते हैं कि हमारे और भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जैसे कन्फर्मेशन बायस यानी सिर्फ अपने बिलीफ के हिसाब से डेटा सेलेक्ट करना, नैरेटिव फैलेसी यानी स्टोरी बना लेना, ब्लैक स्वान को इग्नोर करना यानी नेचर प्रोग्राम नहीं है कहना, साइलेंट एविडेंस जो चीज़ें दिखती हैं उनका इग्नोर हो जाना, और टनलिंग यानी सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी पे फोकस करना। इन सब चीज़ों की वजह से हम रियल रिस्क और ब्लैक स्वान को समझ नहीं पाते। इन पॉइंट्स को आगे डिटेल में तालेब ने एक्सप्लेन किया है। कन्फर्मेशन बायस एक डेंजरस गलती है जो हम सब की थिंकिंग में घुस चुकी है। हम अक्सर किसी भी आइडिया या बिलीफ को प्रूफ या एविडेंस के थ्रू सही साबित करने की कोशिश करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ कन्फर्मेशन ढूंढना या दिखाना गलत है। जैसे कोई कहे कि ओजे सिम्पसन ने क्राइम नहीं किया क्योंकि जब मैंने उनके साथ ब्रेकफास्ट किया तो उन्होंने किसी को नहीं मारा, या कोई कहे कि मैं रेलवे ट्रैक पे सोया था पर कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन ट्रैक पर सोना सेफ है। टर्की को रोज खाना मिलता रहा तो उसको लगता है कि हमेशा ऐसा ही होगा, पर एक दिन थैंक्सगिविंग आता है, इसलिए अब तक कुछ नहीं हुआ का मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी कुछ नहीं होगा। यही राउंड ट्रिप फैलेसी है। एविडेंस ऑफ नो ब्लैक स्वान को हम कंफ्यूज कर देते हैं नो एविडेंस ऑफ ब्लैक स्वान के साथ। पॉपर नाम के फिलोसोफर ने कहा कि सही साइंस वही है जिसे फॉल्सिफाई किया जा सके, यानी जिसे गलत प्रूव किया जा सकता हो। अगर एक ब्लैक स्वान मिल गया तो ऑल स्वान्स आर वाइट, ये थियरी गिर जाती है। पर जितने मर्जी वाइट स्वान देखिए वो थियरी कंफर्म नहीं हो सकती। मतलब एक गलत एग्जाम्पल ज्यादा पावरफुल है 1000 सही एग्जाम्पल से। मॉडर्न वर्ल्ड एक्सट्रीमिस्तान है, यहाँ रेयर इवेंट्स का इफेक्ट ज्यादा है। प्रिमिटिव टाइम में इन्फ्रेंसेस जल्दी निकालना सेफ था, अब नहीं है। लेकिन हमारी बायोलॉजी वही ओल्ड इंस्टिंक्ट्स पे अटकी है, जबकि आज अनसर्टेनिटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। ब्लैक स्वान्स इवेंट्स अब और अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं। हम छोटी छोटी चीजें देख के जल्दी जजमेंट बना लेते हैं, लेकिन अब हमें पेशेंस और डाउट रखना पड़ेगा। तालेब आगे लिखते हैं कि इंसान को स्टोरीज सुनना और बनाना बहुत पसंद है। हम लोग हर चीज को सिंपल शॉर्ट स्टोरी की तरह देखना चाहते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। ये जो हम हर चीज का रीजन या कॉज ढूंढने की आदत है हमारी, इसको ही नैरेटिव फैलेसी कहते हैं। मतलब हम फैक्ट्स को बस फैक्ट्स नहीं रहने देते, उनको एक कहानी बना के उनमें एक्सप्लेनेशन डाल के या कोई कनेक्शन जोड़ के देखते हैं। हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली स्टोरी बना लेता है, इवन जब कोई रीजन होता ही नहीं, तब भी हम खुद का एक्सप्लेनेशन गढ़ लेते हैं। हमारा लेफ्ट ब्रेन जो लॉजिक और लैंग्वेज हैंडल करता है, वो पैटर्न्स, रूल्स और एक्सप्लेनेशंस ढूंढता रहता है, चाहे ज़रूरत हो या ना हो। राइट ब्रेन नॉवेलिटी यानी नया देख सकता है, पर लेफ्ट ब्रेन हर चीज को रीजन में बांधना चाहता है।
हम नेचुरल बॉर्न एक्सप्लेनेशन मशीन्स हैं। हम इतना नरेट करने के एडिक्ट हैं कि बिना एक्सप्लेनेशन के फैक्ट्स को देखना और याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। अगर हम एक्सप्लेन नहीं करते तो ब्रेन को बहुत एनर्जी लगती है, थक जाते हैं। मतलब थ्योराइजिंग डिफॉल्ट है, उससे बचना अननेचुरल है। डोपामिन नाम का ब्रेन केमिकल भी इसमें रोल प्ले करता है। जितना ज्यादा डोपामिन उतना ही हम पैटर्न्स देखते हैं, चाहे वो फेक पैटर्न्स हों या असली। कुछ ड्रग्स लेने से लोग कंपल्सिव गैम्बलर बन जाते हैं क्योंकि उनको रैंडम नंबर्स में भी पैटर्न दिखने लगते हैं। मतलब हमारी बायोलॉजी भी हमको स्टोरी बनाने पे मजबूर करती है। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने, याद रखने या प्रोसेस करने की भी लिमिट है। रैंडम फैक्ट्स को याद रखना मुश्किल है, इसलिए हम पैटर्न या स्टोरी बना के उसको कंप्रेस कर लेते हैं। जैसे एक रैंडम 1000 वर्ड्स की बुक को पूरा याद रखना मुश्किल है, पर अगर पूरा पैटर्न सेम हो तो एक लाइन में समरी हो सकती है। हम हर चीज सिंप्लीफाई करते हैं, इसलिए वर्ल्ड हमेशा हमें लेस रैंडम लगती है। लेकिन इस सिंप्लीफिकेशन में हम रेयर, अनप्रेडिक्टेबल ब्लैक स्वान इवेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। मेमोरी भी नैरेटिव फैलेसी से इफेक्ट होती है। हम अपनी याद को भी वैसे ही बना लेते हैं जैसे स्टोरी में फिट हो। बाद में जो नया इन्फॉर्मेशन मिलता है उस बेसिस पे भी हम अपनी याद बदल लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं बिना रियलाइज किए। मतलब मेमोरी एक फिक्स्ड रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि हर बार हम उसे याद करते हैं तो हम उसको अपनी कहानी के हिसाब से बदल लेते हैं। इसी वजह से हमेशा लगता है कि पास्ट इवेंट्स बहुत क्लियरली एक्सप्लेन हो जाते हैं, जबकि असल में वो उतने सिंपल नहीं होते। न्यूज़ मीडिया भी हमेशा हर मार्केट मूव, इलेक्शन या इवेंट के पीछे कोई कॉज लगा के स्टोरी बना देते हैं, चाहे वो कॉज गलत ही क्यों ना हो। कभी एक ही रीजन से मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ी देर बाद वही रीजन से नीचे भी आ जाता है। लोगों को स्टोरीज चाहिए, स्टैटिस्टिक्स नहीं, इसलिए मीडिया, एकेडमिक्स सब स्टोरी बना के देते हैं। नेशनैलिटी, आइडेंटिटी, बैकग्राउंड, ये सब भी नैरेटिव का हिस्सा है। सिस्टम 1 और सिस्टम 2 थिंकिंग भी है। सिस्टम 1 फास्ट, ऑटोमेटिक, इमोशनल, बिना सोचे समझे काम करता है। यही हमारा डिफ़ॉल्ट मोड है। इसमें हम स्टोरीज, पैटर्न्स, शॉर्टकट यूज करते हैं। सिस्टम 2 स्लो, लॉजिकल और मेहनत वाला है, पर यूज करना मुश्किल है। ज्यादातर गलतियां तब होती हैं जब हम सोच रहे होते हैं कि हम सिस्टम 2 यूज कर रहे हैं, पर असल में सिस्टम 1 चल रहा होता है। जैसे जब कोई डेंजर हो तो बिना सोचे भाग जाते हैं, यही फास्ट सिस्टम 1 का काम है। लेकिन यही सिस्टम हमको स्टैटिस्टिकल, अब्स्ट्रैक्ट रिस्क समझने में फेल हो जाता है, इसीलिए ब्लैक स्वान इवेंट्स दिख नहीं पाते। साइंस भी नैरेटिव से बच नहीं पाती। साइंटिस्ट भी कैची टाइटल, सेंसेशन या सेक्सी रिजल्ट्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इसलिए मेटा एनालिसिस का ट्रेंड आया कि सब स्टडीज़ को कंबाइन करिए और एक अनबायस्ड कंक्लूजन निकालिए। लेकिन लोग स्टोरी को ही सच मान लेते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नंबर को नहीं। अगर आपका काम या जिंदगी ब्लैक स्वान वाली सरप्राइज पर डिपेंड करता है, जैसे साइंटिस्ट, आर्टिस्ट या राइटर का, तो आपको सोसाइटी और अपने दिमाग दोनों जगह 2 बार पनिशमेंट मिलती है। सोसाइटी आपको लूजर समझेगी क्योंकि आपकी सक्सेस एकदम से आती है, रेगुलर नहीं। आपका ब्रेन भी स्टडी रिवॉर्ड चाहता है, छोटे छोटे सक्सेस चाहता है, पर यहाँ रिजल्ट एकदम से कभी भी आ सकता है और अक्सर नहीं आता।
हमारी जेनेटिक्स स्टडी वर्ल्ड के लिए बनी थी, पर दुनिया अब तेजी से बदल गई है, तो हम खुद को अजीब महसूस करते हैं, अलग सा लगता है। साइंटिस्ट्स, राइटर्स, इन्वेंटर्स, आर्टिस्ट्स, ये सब लंपी रिजल्ट्स वाले काम हैं। मतलब या तो कुछ नहीं मिलता या एक दिन बड़ी सक्सेस मिल जाती है। इसलिए इनको पेशेंस और लंबी उम्मीद रखनी पड़ती है। बाकी लोगों को आप बेकार दिखते हैं जब तक एक दिन आपका बड़ा रिजल्ट नहीं आ जाता, या शायद कभी भी ना आए। पर आपको प्रोसेस का मजा लेना पड़ता है, वरना आपका दिमाग डीमोरलाइज्ड हो जाएगा। हमारी बायोलॉजी सेंसेशन, विजिबल रिजल्ट्स और लीनियर प्रोग्रेस के लिए बनी है। पुराने ज़माने में मेहनत करिए तो सीधा रिजल्ट मिल जाता था, जैसे प्यास लगती है तो पानी पी लीजिए, आपको खुशी मिल जाएगी। आजकल क्रिएटिव और रिस्की काम में कभी रिजल्ट मिलता ही नहीं, यह एकदम लेट मिलता है। लोगों का दिमाग इस नॉन लीनियर वर्ल्ड को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए जल्दी हार मान लेता है। जो लोग ये सब प्रोसेस, नॉन लीनियर सक्सेस और ब्लैक स्वान सरप्राइज के साथ जीते हैं, उनको लोग लूजर कहते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। पर यही लोग सबसे बड़े ओरिजिनल आइडियाज और डिस्कवरीज करते हैं। होप उनकी करेंसी है। लेकिन ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स या आर्टिस्ट्स फेल हो जाते हैं। इन्वेंटर्स या पब्लिशर्स ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। मतलब असली में जो रिस्क लेता है वो इमोशनल रिवॉर्ड के लिए जीता है, पैसे के लिए नहीं। तालेब आगे लिखते हैं कि साइलेंट एविडेंस का मतलब है कि हम सिर्फ उन लोगों, चीज़ों या इवेंट्स को देखते हैं जो सरवाइव कर लेते हैं, जो बच जाते हैं। पर जो फेल हो जाते हैं, मर जाते हैं या खो जाते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से हम सोच लेते हैं कि सक्सेस या मिरेकल सबसे होता है या कोई काम या हैबिट स्पेशल है। पर असल में जो छुप गया उनकी स्टोरी ही नहीं है। जैसे कि स्टोरी में शिपरेक में बचने वाले लोगों की फोटोज दिखाई जाती है। कहते हैं ये लोग दुआ करते थे इसलिए बच गए। पर जो लोग डूब गए उनकी कोई तस्वीर नहीं है, वो अपनी कहानी सुना ही नहीं सकते, तो उनका एविडेंस साइलेंट हो गया। ये साइलेंट एविडेंस हर जगह है, हिस्ट्री में भी, लिटरेचर में भी, बिजनेस में भी और लाइफ की हर फील्ड में। हम बड़ी बड़ी सक्सेसफुल स्टोरीज देखते हैं, पर जो लोग ट्राई करके फेल हो गए वो कहीं नहीं दिखते। ये साइलेंट एविडेंस हर जगह है, स्पीसीज एक्सटिंक्शन में भी, जहाँ एक्सटिंक्ट हो चुकी स्पीसीज का फॉसिल मिलता ही नहीं, तो हम सोचते हैं बायोडाइवर्सिटी कम थी, जबकि असल में वो ज्यादा थी। क्राइम में भी सिर्फ पकड़े गए क्रिमिनल्स की स्टोरी मिलती है, जो स्मार्ट क्रिमिनल्स हैं या जो पकड़े नहीं गए उनकी स्टोरी नहीं मिलती। इसलिए न्यूज़ और रिसर्च हमारी सोच में बायस ला देती है। साइलेंट एविडेंस को समझ लेना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक बार अगर ये लेंस लगा लिया तो दुनिया को देखने का तरीका ही बदल जाता है। आपको समझ में आता है कि लक, चांस और रैंडमनेस कितना बड़ा रोल प्ले करती है, और हर सक्सेस स्टोरी के पीछे अनेक अननोन साइलेंट फेलियर्स होते हैं जो दिखते ही नहीं। तालेब आगे लूडिक फैलेसी की बात करते हैं। लूडिक फैलेसी यानी हम रियल जिंदगी की अनसर्टेनिटी को गेम जैसा समझ लेते हैं, रूल्स और प्रोबेबिलिटी जैसी कैलकुलेशन लगाते हैं, पर असली दुनिया में रिस्क अननोन और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कसिनो जैसी जगह पे भी लोग सोचते हैं कि सारे रिस्क गैम्बलिंग और चीटिंग के हैं, पर असली बड़े रिस्क तो शो में टाइगर के किसी को मार देने से या किसी एम्प्लॉय की छोटी सी गलती से आते हैं। सब प्लानिंग, कैलकुलेशन और हाई टेक सर्वेलांस होने के बाद भी कसिनो के बड़े नुकसान मॉडल्स के बाहर की चीज़ों से ही हुए हैं। यही प्रॉब्लम स्कूल में भी है।
हमको सिखाया जाता है कि मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर मॉडल से सब कुछ प्रिडिक्ट हो सकता है, पर रियल लाइफ में अनसर्टेनिटी का लेवल उससे कई गुना ज़्यादा है। हमको एक्चुअल में जो दिख रहा है उसी पे भरोसा होता है। अनसीन या अब्स्ट्रैक्ट रिस्क या पॉसिबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं। हमें कंफर्मेशन, स्टोरी, टेंजिबल चीज़ें, विजिबल, रियल, नैरेटिव सब अच्छा लगता है, इसलिए हम सुपरफिशियल ही रहते हैं। रियल वर्ल्ड के ब्लैक स्वान्स यानी बड़े, रेयर और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स हमेशा सरप्राइज ही देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो दिख रही हैं। जो सिस्टम या मॉडल के बाहर है उसको हम इग्नोर करते हैं। जो चीज़ें हमारे आसपास की दुनिया बदलती हैं, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, लेज़र, वो सब अनप्लैन्ड, अनप्रिडिक्टेबल, ब्लैक स्वान टाइप ही थी और बाद में ही सबको समझ आई। हम सोचते हैं कि प्रेडिक्शन पॉसिबल है, पर असली में हम सिर्फ पिछले इवेंट्स की स्टोरी बना सकते हैं। फ्यूचर की प्रेडिक्शन हमेशा बहुत नैरो और इनएक्यूरेट होती है। पार्ट 2, वी जस्ट कांट प्रिडिक्ट। योगी बेरा का कोट परफेक्टली फिट होता है कि प्रेडिक्शन बहुत टफ है, स्पेशली फ्यूचर के बारे में। हम जितना फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा ब्लैक स्वान इवेंट्स सब कुछ उल्टा कर देते हैं। नॉलेज से कॉन्फिडेंस बढ़ सकती है, पर एप्टीट्यूड या प्रेडिक्शन पावर नहीं बढ़ती। सिडनी ओपेरा हाउस का एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाता है। हम इंसान अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कैपेसिटी में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, यानी अपनी नॉलेज को हम ओवर एस्टिमेट करते हैं। ओपेरा हाउस बनाने का बजट 7 मिलियन था, टाइम भी कम लगने वाला था, पर आखिर में लग गया 104 मिलियन और 10 साल से भी ज्यादा। ये बस एक सिंबल है इस बात का कि हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। हम फ्यूचर को समझने में सिस्टमेटिकली गलत होते हैं। हमारी प्लानिंग अक्सर फेल हो जाती है। ब्लैक स्वान इवेंट्स यानी रेयर और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को हम नेचुरल तरीके से अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं कि बड़े शॉक्स बहुत कम होते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसे इवेंट्स ज़्यादा आते हैं। सेंसेशनल या दिखने वाली चीज़ों को हम ओवर एस्टिमेट भी कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली अंडर एस्टिमेट करते हैं, स्पेशली जब इवेंट दूर हो या रेयर हो। जैसे जैसे ऑड्स कम होते हैं, 1 in 1000 या 1 in a million, हमारी गलती और बड़ी हो जाती है। गेसिंग और प्रिडिक्टिंग में कोई फर्क नहीं है, दोनों में अनसर्टेनिटी और पार्शियल नॉलेज इन्वॉल्व है। चाहे आप कैथरीन 2 के लवर्स गेस करिए या स्टॉक मार्केट का अगला ईयर, प्रोसेस सेम है और प्रेडिक्शन करने वाले प्रोफेशनल्स भी यही गलतियां करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ज़्यादा इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिलना हमेशा फ़ायदा नहीं देता, कभी कभी तो हार्मफुल हो जाता है। जैसे किसी को एक फ़ोटो दिखाते हैं ब्लरी से क्लियर तक, जो लोग बीच में ज़्यादा स्टेप्स देखते हैं वो आखिर में ऑब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते, क्योंकि बीच में ज़्यादा रैंडम नॉइज़ देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे आइडियाज़ स्टिकी होते हैं। एक बार एक थियरी बना ली
तो उसको चेंज करना मुश्किल होता है, चाहे नई एविडेंस मिल भी जाए। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है उतनी ज़्यादा हम अपनी पहली सोच पे चिपक जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स का भी यही हाल है। एक प्लम्बर प्लम्बिंग में एक्सपर्ट है, एक सर्जन सर्जरी में एक्सपर्ट है, पर जब प्रोबेबिलिटी या रिस्क की बात आती है तो उनका कॉन्फिडेंस उनकी एक्चुअल नॉलेज से ज़्यादा होता है और गलत हो सकता है। इसलिए किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन पे ब्लाइंडली भरोसा मत करिए। उनके एरर रेट पे हमेशा डाउट रखिए। कुछ प्रोफेशंस में जहां एक्सपर्ट का ओवर कॉन्फिडेंस उनकी एक्चुअल एबिलिटी से ज़्यादा होता है, वहां आम आदमी भी उनसे बेटर गेस कर सकता है। एक्सपर्ट प्रॉब्लम का मतलब है कि कुछ फील्ड्स में एक्सपर्ट्स का काम असली में यूजफुल है, लेकिन कुछ जगह उनका एक्सपर्ट होना सिर्फ नाम का है। असली में वो कुछ खास प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे एक ब्रेन सर्जन एक्सपर्ट है, उसके पास रियल स्किल्स हैं, लेकिन एक फाइनेंस या इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये फील्ड्स फ्यूचर और अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों पे बेस्ड हैं। जो चीज़ें स्टेबल हैं जैसे चेस, एस्ट्रोनॉमी या अकाउंटिंग, वहाँ एक्सपर्ट्स यूजफुल हैं, लेकिन जहाँ चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं जैसे स्टॉक मार्केट, पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स, वहाँ एक्सपर्ट्स मोस्टली फेल होते हैं। इसका रीज़न है कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है और ब्लैक स्वान इवेंट्स यानी रेयर और बिग चेंजेस आते रहते हैं। रिसर्च में यह भी पाया गया कि वेदर फॉरकास्टर्स जो शॉर्ट टर्म और स्टेबल एनवायरनमेंट पे काम करते हैं वो एक्सपर्ट्स सही होते हैं, लेकिन स्टॉक एनालिस्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स या पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, पर उनकी गलतियां भी ज़्यादा होती हैं। उनकी प्रेडिक्शंस ना सिर्फ गलत होती है बल्कि उनका एरर मार्जिन भी बहुत बड़ा होता है, पर वो अपने आप को बेस्ट समझते रहते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट टेट लॉक ने दिखाया कि फेमस और रेपुटेड एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शंस एवरेज जर्नलिस्ट या आम आदमी से भी बेकार होती है, और जो फेमस हैं वो और भी ज़्यादा गलत होते हैं, क्योंकि वो एक ही बड़े आइडिया पे अटके रहते हैं। इन्हें हेज हॉग्स कहते हैं। जबकि फ्लेक्सिबल सोच वाले फॉक्सेस ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं और बेहतर गेस करते हैं। हेज हॉग्स का प्रॉब्लम है कि वो एक ही नैरेटिव पे चिपक जाते हैं और दूसरे ओपिनियंस देखते ही नहीं। इंसानों का नेचर भी ऐसा ही है कि जब कुछ सही हो तो क्रेडिट खुद ले लेते हैं, जब गलत हो तो ब्लेम बाहर दे देते हैं या रैंडमनेस पे डाल देते हैं। हर कोई अपने आप को एबव एवरेज समझता है। जैसे 94% स्वीडिश सोचते हैं कि वो टॉप 50% ड्राइवर्स में हैं। इसलिए हम अपनी गलतियां देख नहीं पाते और अपनी प्रेडिक्शन एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। इकोनॉमिस्ट्स जब प्रिडिक्ट नहीं कर पाते तो कह देते हैं कि ये तो अर्थक्वेक या रिवॉल्यूशन था, मैं तो सिर्फ इकोनॉमिक्स जानता हूँ। लेकिन वो अपने फील्ड को दूसरे फील्ड से अलग समझ लेते हैं, बाहर की चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। प्लानिंग फेलियर्स का भी एक पैटर्न है। लोग प्रोजेक्ट के अंदर की चीज़ें देखते हैं, बाहर की अनसर्टेनिटी को नहीं सोचते। इसको टनलिंग कहा जाता है। हर प्रोजेक्ट चाहे कितना रिपीटेबल हो, उसमें हमेशा डिले या कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि अनफोर्सीन इवेंट्स आते हैं। जब भी कोई प्लान फेल होता है, लोग कहते हैं अदर देन दैट सब ठीक था, यानी जो चीज़ें प्लान में थी वो टाइम पे हुई, पर प्लान के बाहर की चीज़ें देखना भूल गए। टेक्नोलॉजी जैसे एक्सेल, स्प्रेडशीट्स, इसने लोगों को और ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया है।
अब प्रोजेक्शंस बनाना बहुत आसान हो गया है। बस ड्रैग करिए और नंबर्स निकाल लीजिए और वही नंबर रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। उसी पे सब अपनी सोच एंकर कर लेते हैं। ह्यूमन माइंड को रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, इसलिए एक बार कोई नंबर दिख गया तो उसी के आसपास सोचने लगता है, बिना ये समझे कि वो नंबर कितना रैंडम या अनरिलायबल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज और गवर्नमेंट्स अपनी प्रोजेक्शंस में एरर रेट नहीं बताते, सिर्फ एक नंबर दे देते हैं। जैसे ऑयल प्राइस 25 साल बाद $27 होगा, लेकिन प्रिडिक्ट करने का एरर या अनसर्टेनिटी नहीं बताते। जब उनका एस्टीमेट गलत हो जाता है, फिर भी वो दोबारा से वही काम करते हैं, बिना पिछली गलतियों से कुछ सीखे। 3 बड़ी गलतियां होती हैं। पहली, प्रोजेक्शंस को ओवर सीरियस लेना, एक्यूरेसी को इग्नोर करना। दूसरी, जितना लंबा पीरियड उतना ज़्यादा प्रेडिक्शन डिग्रेड होती है, लेकिन लोग फर्क नहीं समझते। तीसरी, ब्लैक स्वान या रेयर इवेंट्स के इम्पैक्ट को अंडर एस्टिमेट करना। पॉलिसी या प्लानिंग में हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना चाहिए, एवरेज नंबर पे नहीं, क्योंकि अगर बुरा हुआ तो सब कुछ खत्म हो सकता है। जितनी भी मैगजीन्स और न्यूज़ पढ़िए या सुनिए, आपको फ्यूचर का कुछ भी एक्यूरेट नहीं पता चलेगा। शायद नॉलेज बढ़ जाए, लेकिन प्रेडिक्शन और ख़राब हो जाएगी। इंफॉर्मेशन का नेचर ही ऐसा है कि ब्लैक स्वान यानी रेयर और बिग इवेंट्स हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे। जो भी फॉरकास्ट करता है उससे पूछिए कि उनका एरर रेट क्या है, क्योंकि बिना एरर के प्रेडिक्शन किसी काम की नहीं। समझदार वही है जो समझता है कि फ्यूचर देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनसर्टेनिटी को समझ के सेफ रहना है। हम सोचते हैं कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि प्रेडिक्शन की कुछ ऐसी बाउंड्रीज हैं जो इंसान की गलती की वजह से नहीं, बल्कि रियलिटी के नेचर की वजह से है। कुछ ब्लैक स्वान इवेंट्स हमेशा हमारे प्लान को बिगाड़ देंगे, चाहे हम कितने भी टूल्स या प्लानिंग कर लें। जैसे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने 5 ईयर प्लान बनाया, पर एक अनएक्सपेक्टेड ब्लैक स्वान आया, रसिया डिफॉल्ट और पूरा प्लान फेल हो गया। मैनेजर्स भी निकाल दिए गए, लेकिन आज भी नए लोग फिर से 5 ईयर प्लान बना रहे हैं बिना कुछ सीखे। ज़्यादा इन्वेंशंस या डिस्कवरीज जैसे पेनिसिलिन, व्हील या कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन मोस्टली एक्सीडेंट से या सेरेंडिपिटी से होती हैं, ना कि किसी सोच समझ के प्लान से। लोग अक्सर एक चीज़ ढूंढते हैं, पर कुछ और मिल जाता है और वो वर्ल्ड बदल देता है। अक्सर लोगों को खुद भी अपनी डिस्कवरी की इम्पोर्टेंस समझ नहीं आती। जैसे फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन ढूंढा, पर पेनिसिलिन को गवर्नमेंट ने पहले इग्नोर कर दिया। जैसे बेल लैब्स के रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स बर्ड पूप ढूंढ रहे थे, पर उन्होंने यूनिवर्स की शुरुआत का सबूत पा लिया। लोग पहले अंडर एस्टिमेट करते हैं या ओवर एस्टिमेट करते हैं इन्वेंशंस को। IBM के फाउंडर सोचते थे कि दुनिया में सिर्फ कुछ कंप्यूटर्स की जरूरत होगी। इंजीनियर्स टूल्स बनाते हैं अपनी मस्ती के लिए, और कभी कभी वो टूल्स कुछ नया ला देता है। जैसे लेज़र को जब बनाया गया तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे चल के CD, आई सर्जरी, डेटा स्टोरेज जैसे काम आएगा। ज़्यादा डिस्कवरीज टूल्स की वजह से होती हैं, ना कि उनको प्लान करके। टेक्नोलॉजी में भी कौन सी चीज़ चल जाएगी या फेल हो जाएगी ये किसी को नहीं पता। जैसे सेगवे को कहा गया कि सिटीज़ का शेप ही बदल देगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं।
पॉपर कहते हैं कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर होगी। पर अगर हमें ऑलरेडी पता है तो हम वो टेक्नोलॉजी बना भी लेंगे। मतलब जो चीज़ फ्यूचर में निकलनी है, अगर उसकी जानकारी आज होती तो वो आज ही बन जाती। इसलिए फंडामेंटली हम फ्यूचर इनोवेशंस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जब तक सब कुछ इन्वेंट नहीं हो जाता तब तक हम नहीं जान सकते कि क्या निकलने वाला है। पॉइनकेर एक विजनरी थिंकर थे, मैथमेटिशियन, जिन्हें लगता था कि बेल कर्व यानी कि रैंडमनेस को मैथमेटिकल मॉडल से पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। साइंस ने कहा कि अब अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, बस मॉडल लिखिए, कैलकुलेशन करिए और फ्यूचर समझ लीजिए। लेकिन पॉइनकेर जैसे थिंकर्स को पता था कि रियलिटी में प्रेडिक्शन की अपनी नेचुरल लिमिट्स हैं। सब कुछ क्लॉक की तरह प्रेडिक्टेबल नहीं है। पॉइनकेर ने सबसे पहले समझाया कि इक्वेशंस की एक बड़ी लिमिट होती है, स्पेशली जब सिस्टम में नॉन लिनियरिटी आती है। छोटी सी चीज भी फ्यूचर में बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, जिसे हम आज केओस थियरी कहते हैं। पर इसकी पॉपुलैरिटी का नुकसान ये है कि लोग सोचते हैं कि अब हर चीज को मैथमेटिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जबकि असली मैसेज ये है कि कुछ चीजें कभी प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। पॉइनकेर ने 3 बॉडी प्रॉब्लम से ये बताया कि 2 प्लेनेट का मूवमेंट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब एक छोटा थर्ड बॉडी डाल दीजिए तो उसका छोटा इफेक्ट आगे चलकर प्लैनेट्स की पूरी ट्रेजेक्टरी बदल सकता है और प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे बिलियर्ड बॉल्स का एग्जाम्पल, शुरू में 1-2 हिट तक तो कैलकुलेट हो जाता है, पर जैसे जैसे हिट बढ़ते हैं प्रेडिक्शन के लिए पूरे यूनिवर्स के हर एटम का डेटा चाहिए होता है। हमारी दुनिया तो इन बिलियर्ड बॉल से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पॉपर और पॉइनकेर का ये कहना था कि हमारी नॉलेज की बड़ी लिमिट है, स्पेशली जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की बात हो। हायेक ने कहा कि एक सेंट्रल प्लानर या एक इंस्टीट्यूशन कभी भी सब नॉलेज एक जगह नहीं ला सकता। सिर्फ सोसाइटी एज अ होल ही सब छोटी मोटी इंफॉर्मेशन को मिला सकती है। सोशल साइंस या इकोनॉमी में जो फोरकास्टिंग की जाती है वो असलियत में काम नहीं करती, क्योंकि दुनिया बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और हम अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। हायेक का क्रिटिसिज्म ये था कि फिजिक्स का मॉडल सोशल साइंस में नहीं चल सकता। फिजिक्स एक सिंपल वर्ल्ड को समझती है, जबकि सोशल या नेचुरल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। सिर्फ कुछ जगह हम सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन साइंस में भी हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी। बहुत बार हम लोगों को टॉप डाउन रूल्स फॉर्मूलाज पसंद है, लेकिन असली दुनिया बॉटम अप चलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से। जैसे लैंग्वेज नेचुरली बनती है, कोई ग्रामर का गॉड नहीं है, वैसे ही सोसाइटी और इकोनॉमी भी नेचुरली बनती है, बिना किसी सिंगल अथॉरिटी के। प्रेडिक्शन में एक और प्रॉब्लम आती है जब ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं, फ्री विल की। अगर आपके एक्शंस प्रेडिक्ट हो सकते हैं तो आप फ्रीली सोच नहीं रहे हैं, आप रोबोट बन जाते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स में लोग मान लेते हैं कि सब रेशनल है, तो उनका बिहेवियर प्रेडिक्ट हो सकता है। पर असली दुनिया में लोग रेशनल नहीं होते, ऑप्टिमाइजेशन का मॉडल भी फेल हो जाता है और लोग कई तरीके से इरेशनल बिहेव करते हैं, जैसे एंकरिंग का एग्जाम्पल। इसलिए एक जनरल थियरी बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आपको बिना किसी एक जनरल थियरी के जीना सीखना पड़ेगा। जो इंसान अपनी नॉलेज पे डाउट करता है
वो यूजुअली सामने नहीं आता, लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। पर असली समझदार आदमी वही है जो कहता है कि मुझे नहीं पता, अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करता है, गलत होने का डर नहीं मानता, जजमेंट सस्पेंड कर सकता है और हमारी गलतियों पर बार बार सोचता है। ये सेल्फ डाउट कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, बस ये अपनी सोच को सस्पेक्ट मानता है। ऐसे लोगों को एपिस्टेमोक्रेट कहते हैं, और अगर ऐसी सोच सोसाइटी में पावर में आ जाए तो उस जगह को एपिस्टेमोक्रेसी कहते हैं। मॉन्टेन ऐसे ही एपिस्टेमोक्रेट थे, जिन्होंने अपने आप पे सोचा, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट किया और समझा कि हर इंसान में फ्लॉज हैं, इसलिए रैशनैलिटी की भी लिमिट है। उनके लिखे एसेज फुल ऑनेस्ट और नॉन डिफिनेटिव थे। उन्होंने हमारी ह्यूमन वीकनेस को ओपनली एक्सेप्ट किया। हिस्ट्री का काम बस पास्ट की स्टोरीज, फैक्ट्स को एंजॉय करना है, नैरेटिव बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है, लेकिन उससे कॉजेलिटी ढूंढना, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना या थियरी बनाना डेंजरस है। हिस्ट्री से निगेटिव कंफर्मेशन मिल सकती है, पर गलत नॉलेज भी मिलती है। तालेब आगे लिखते हैं कि इंसान को सर्टेनिटी चाहिए होती है, पर यह डिमांड एक बड़ी इंटेलेक्चुअल गलती है। लोग एडवाइस देते रहते हैं, पर असली में किसी को कुछ पता नहीं होता। फिलॉसफी या सेल्फ हेल्प बुक से भी हम अपने रियल डिसीजंस नहीं चलाते। ह्यूमन नेचर ही ऐसी है कि हम हर चीज पे थोड़ा जजमेंट लगाते हैं, बायस बना लेते हैं बिना किसी को सिखाए। इसलिए प्रेडिक्शन गलत होती है और लोग आगे भी प्रेडिक्शन गलत ही करते रहेंगे। जिंदगी में लक, सेरेंडिपिटी और पॉजिटिव एक्सीडेंट का भी रोल है। कभी गलती से ही सही चीज मिल जाती है। जितनी ज्यादा आप अपने आप को नई चीजों और लोगों के कांटेक्ट में रखेंगे, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ में अच्छे सरप्राइज आने का चांस होगा। अमेरिका का कल्चर भी इसी वजह से इनोवेशंस में आगे है, क्योंकि वहां फेलियर से लोग डरते नहीं, छोटे छोटे रिस्क लेने में कॉन्फिडेंट हैं। लोग लॉस से डरते हैं, इसलिए ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं जिसमें डेली लाइफ सेफ दिखे, पर अंदर ही अंदर एक दिन बड़ा नुकसान आ सकता है, जैसे बोरिंग जॉब, सेफ बिजनेस या डिक्टेटरशिप। जब रिस्क फाइनली हिट करता है, सब कुछ खत्म हो सकता है। दूसरी साइड, कंसल्टेंट्स या वोलेटाइल प्रोफेशन में काम करने वाले लोग की अर्निंग ऊपर नीचे होती है, पर टोटल खत्म होने का रिस्क कम होता है। तालेब कहते हैं कि मेन आइडिया ये है कि बारबेल स्ट्रेटजी अपनाइए। अपना पैसा या जिंदगी का एफर्ट दो एक्सट्रीम पे लगाइए। एक तरफ बहुत सेफ रहिए, जैसे फिक्स डिपॉजिट या बेसिक सर्वाइवल नीड्स। दूसरी तरफ थोड़ा बहुत हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चीज़ों में लगा दीजिए, जैसे स्टार्टअप, ऑप्शंस, न्यू आइडियाज। बीच का मीडियम रिस्क अवॉइड करिए। ऐसे आपका ओवरऑल रिस्क कम हो जाएगा, पर अच्छे ब्लैक स्वान यानी रेयर और बड़े फायदा देने वाले आपको मिले तो आपकी लाइफ बदल सकती है। पॉजिटिव ब्लैक स्वान वाले बिजनेस, मूवी, बायोटेक, राइटिंग, वेंचर कैपिटल में आपको पता नहीं होता कि कौन सा प्रोजेक्ट हिट होगा, पर डाउन साइड लिमिटेड और अप साइड इन्फिनिट हो सकती है। गवर्नमेंट, बिग कॉरपोरेशन या एक्सपर्ट के लॉन्ग टर्म प्लान्स पे ज्यादा भरोसा मत करिए। ये अपने सर्वाइवल और इमेज के लिए प्रेडिक्शन करते हैं, सच्चाई के लिए नहीं। उनके प्लान्स यूजुअली उनकी पावर सिक्योर करने के लिए होते हैं, आपके भले के लिए नहीं। प्राइवेट सेक्टर या बैंक्स भी लॉन्ग टर्म रेयर इवेंट्स में फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो सबसे रिस्की बिजनेस करता है
शॉर्ट टर्म में वो सबसे सक्सेसफुल दिखता है, पर एक दिन सब कुछ गायब हो सकता है। जिंदगी का असली गेम यही है कि अपनी एक्सपोजर ऐसे सेट करिए कि अगर कोई पॉजिटिव ब्लैक स्वान आए तो आप उसका पूरा फायदा उठा सकें, पर नेगेटिव ब्लैक स्वान आए तो आपका ओवरऑल लॉस कम से कम हो। पार्ट 3, दोज ग्रे स्वान्स ऑफ एक्सट्रीमिस्तान। दुनिया फेयर नहीं है, रैंडमनेस बहुत वाइल्ड हो चुकी है। हर दिन दुनिया और ज्यादा रैंडम लगती है और इंसान और ज्यादा फूल्ड होते जा रहे हैं। पहले कुछ इकोनॉमिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट ने सुपरस्टार्स या विनर टेक ऑल सिस्टम को समझाया। जैसे एक बास्केटबॉल प्लेयर या सेलिब्रिटी सब कुछ जीत सकता है, बाकी को कुछ नहीं मिलता। पर यह सिर्फ स्किल से नहीं होता, बहुत कुछ लक पे डिपेंड करता है। कभी कभी किसी का थोड़ा सा एडवांटेज या बस चांस से आगे निकल जाना उसको सुपरस्टार बना देता है और सब लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। सोशियोलॉजिस्ट मिल्टन ने मैथ्यू इफेक्ट बताया, जो थोड़ा फेमस है। उनको और ज्यादा अटेंशन मिलता है, बाकी लोग भूल जाते हैं। एकेडमिक वर्ल्ड में भी एक बार किसी का नाम चल गया तो उसके पेपर्स आसानी से पब्लिश हो जाते हैं, बाकी लोग बैकग्राउंड में रह जाते हैं। ये क्यूमुलेटिव एडवांटेज हर फील्ड में काम करता है, कंपनीज, एक्टर्स, राइटर्स, सब में। जो एक बार रेस में पीछे रह गया वो और पीछे हो जाता है, जो आगे निकल गया उसको और आगे का चांस मिलता है। पावर लॉ और प्रेफरेंशियल अटैचमेंट का सिंपल लॉजिक है, जो चीज चल रही है लोग वही यूज करेंगे, फिर वो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बाकी छोटी छोटी चीजें और छोटी ही रह जाएंगी। आर्ट्स में भी ऐसा ही होता है, कोई एक ट्रेंड चल पड़ा, कोई नया ऑथर या आर्टिस्ट फेमस हो गया, फिर वो भी हिस्ट्री बन गया। नोबेल प्राइज का एग्जाम्पल देखिए, कितने नाम हैं जो अब लोगों को याद भी नहीं है। लॉन्ग टेल का आइडिया ये है कि अब इंटरनेट की वजह से छोटे छोटे लोगों के लिए भी चांस है। पहले सिर्फ बड़े पब्लिशर ही ऑथर को ऊपर ला सकते थे, अब इंटरनेट पर कोई भी अपना काम दिखा सकता है, ऑडियंस बना सकता है। वेब की वजह से नीश मार्केट्स ग्रो कर सकती हैं, हर छोटा आदमी अपनी जगह बना सकता है। इंटरनेट पे बहुत सारे छोटे प्लेयर्स एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं और कभी कभी कोई नया बढ़िया आइडिया या प्रोडक्ट ओल्ड विनर को हिला देता है। लॉन्ग टेल का मतलब ये नहीं कि इनइक्वालिटी खत्म हो गई, बल्कि ये है कि बिग विनर की पोजीशन अब परमानेंट नहीं है, कोई भी उसको रिप्लेस कर सकता है। बेल कर्व या गॉसियन कर्व एक ऐसी चीज है जो कॉलेज के स्टैटिस्टिक्स बुक्स में बहुत सिखाई जाती है, पर रियल वर्ल्ड रैंडमनेस में इसका यूज अक्सर गलत होता है। तालिब फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे चॉकलेट खाते हुए देखते हैं कि जर्मनी के नोट पे गॉस और बेल कर्व की तस्वीर बनी है, लेकिन यही बेल कर्व असली करेंसी के रैंडमनेस को एक्सप्लेन ही नहीं करता। जैसे जब 1920s में करेंसी की वैल्यू $4 से $4 ट्रिलियन हो गई, एक ही बार में बेल कर्व का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। फिर भी लोग रिस्क मेजर करने के लिए बेल कर्व का यूज करते हैं, स्पेशली बैंकर्स और रेगुलेटर्स। बेल कर्व का मेन आइडिया ये है कि ज्यादा लोग एवरेज के आसपास ही मिलते हैं और जितना एवरेज से दूर जाएंगे किसी चीज के मिलने के चांसेस सुपर फास्ट गिरती जाती हैं। यहीं से 80-20 रूल भी आता है। 80% रिजल्ट सिर्फ 20% लोगों से आते हैं। कभी ये 97-20 भी हो सकता है या 51 भी हो सकता है,
मतलब बहुत कम लोग या काम ही सबसे ज्यादा रिजल्ट बना देते हैं। लेकिन हर सिचुएशन में ये नहीं लगता। कुछ में आपको पता होता है कि कौन इंपॉर्टेंट है, कुछ में नहीं। गॉसियन अप्रोच तभी सही है जब फिजिकल या नेचुरल लिमिट हो, जैसे हाइट, वेट या ऐसी चीजें जहां एक्सट्रीम्स नेचुरली पॉसिबल नहीं। लेकिन पैसा, बुक सेल्स, पॉपुलेशन, वॉर्स, फाइनेंशियल रिटर्न्स, ये सब एक्सट्रीम स्थान में आते हैं जहां कभी भी कोई एक एक्सट्रीम सब कुछ बदल सकता है। बेल कर्व या गॉसियन कर्व रियलिटी को समझने का एक तरीका है, लेकिन ये असली दुनिया के लिए बहुत मिसलीडिंग है। ये आइडिया गॉस ने शुरू नहीं किया था। असली मास्टरमाइंड अडोल्फे क्वेटेलेट था। क्वेटेलेट ने एक एवरेज आदमी का कॉन्सेप्ट बनाया। उनको लगा कि हर चीज का एक बीच का स्टैंडर्ड है और एक्सट्रीम्स को इग्नोर करना चाहिए। ये सोच डेंजरस थी क्योंकि इसने सोसाइटी को सिखाया कि नॉर्मल मतलब एवरेज, और जो एवरेज नहीं है वो अब नॉर्मल है। मार्क्स जैसे थिंकर्स भी इस एवरेज के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड हुए। क्वेटेलेट ने स्टैटिस्टिक्स से सोशल नॉर्म्स बनाना शुरू किया, जैसे हाइट, वेट, हैबिट्स, मोरल्स, सब एवरेज के बेसिस पे जज किए जाने लगे। इस सोच की एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर सब कुछ एवरेज होना चाहिए तो एक्सट्रीम्स जो असली प्रोग्रेस लाते हैं उनको सोसाइटी पनिश करने लगती है। और ये भी गलत था कि हर जगह एक ही स्टैंडर्ड लागू हो, क्योंकि हर जगह हर सोसाइटी का अपना अलग स्टैंडर्ड होता है। पॉइनकेर जैसे साइंटिस्ट ने भी गॉसियन पे डाउट किया। वो समझ गए थे कि रियल वर्ल्ड में इतनी सर्टेनिटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल बेल कर्व सिर्फ एरर्स मेजर करने के लिए बना था, सब कुछ उस पे फिट नहीं होता। तालेब कहते हैं रियल वैल्यू इक्वेलिटी या मीडियोक्रिटी में नहीं, बल्कि रियलिटी को समझने में है, जहां एक्सट्रीम्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। बेल कर्व तभी काम आती है जब आपको यस या नो आंसर चाहिए, जैसे बीमारी है या नहीं, प्रेगनेंसी है या नहीं। लेकिन जब मैग्नीट्यूड मैटर करता है, जैसे इनकम, बुक सेल्स या फाइनेंशियल लॉस, तब बेल कर्व फेल हो जाती है, क्योंकि एक ही एक्सट्रीम नंबर सब कुछ पलट सकता है। साइकोलॉजी जैसे फील्ड्स में बेल कर्व ठीक है, क्योंकि मोस्टली यस या नो होता है, पर इकोनॉमिक्स, फाइनेंस में नहीं। तालेब कहते हैं कि लोग ब्लैक स्वान कॉन्सेप्ट को तो मानते हैं, लेकिन उसका लॉजिकल कंक्लूजन यानी बेल कर्व का यूज छोड़ना ये नहीं कर पाते। सिर्फ एक ही थिंकर हैं जो सच में रैंडमनेस को समझते थे। तालेब कहते हैं वो थे मैंडलब्रॉट। तालेब मैंडलब्रॉट की लाइब्रेरी में पुरानी फ्रेंच बुक्स की खुशबू से नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं। उन दिनों की याद आती है जब वो लिटरेचर को सबसे ऊपर मानते थे। मैंडलब्रॉट जो रैंडमनेस के एक्सपर्ट हैं, उनका तालेब से कनेक्शन गहरा है, क्योंकि दोनों रैंडमनेस को समझने की एक अलग ही लैंग्वेज बोलते हैं। तालेब कहते हैं कि ज्यादा मैथमेटिशियन सिर्फ फॉर्मूलाज और थियरम्स में ही अटक जाते हैं, इसलिए दुनिया से उनका कनेक्शन कमजोर है। पर मैंडलब्रॉट अलग थे। वो रैंडमनेस को जेन्युइनली समझते थे और उनको फील भी करते थे। मैंडलब्रॉट रैंडमनेस और ज्योमेट्री को जोड़ते हैं, स्पेशली फ्रैक्टल ज्योमेट्री को, जहां नेचर के शेप्स जैसे माउंटेन्स, ट्रीज, लीव्स, वेव्स सब जैग्ड और रिपीट होते हैं अलग अलग स्केल पे, ना कि परफेक्ट ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल जैसे स्कूल में पढ़ते थे। नेचर की असली ज्योमेट्री रफ होती है, सेल्फ सिमिलर होती है, मतलब छोटा पार्ट पूरे बड़े पार्ट जैसे ही दिखता है,
जैसे ट्री की ब्रांच ट्री जैसी लगती है, या कोस्ट लाइन छोटे स्केल पे भी वेव ही लगती है जैसे बड़े स्केल पे। यही फ्रैक्टल का आइडिया है और मैंडलब्रॉट ने ही ये वर्ड क्वाइन किया था। गलीलियो जैसे बड़े साइंटिस्ट भी सोचते थे कि नेचर ट्रायंगल, सर्कल, स्ट्रेट लाइन में लिखी है, पर असल में नेचर जैग्ड है। स्ट्रेट लाइंस या परफेक्ट शेप्स बहुत कम मिलते हैं। लोगों की सोच में प्लेटोनोसिटी आ जाती है। सब कुछ सिंपल और परफेक्ट सोचने की आदत हो जाती है, पर नेचर ऐसी नहीं है। यह भी एक इल्यूजन है, जैसे लोग सोचते हैं कि कसिनोज रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्टल का मतलब है पैटर्न हर स्केल पे रिपीट होता है, छोटे से लेके बड़े तक। कंप्यूटर ग्राफिक्स, आर्ट, म्यूजिक, पोएट्री सब में मैंडलब्रॉटियन फ्रैक्टल का असर दिखता है। मैंडलब्रॉट के आइडियाज पे पहले मैथमेटिशियंस हिले हुए थे, पर आर्टिस्ट और कंप्यूटर गीक्स ने उनको इंस्टेंटली अपना लिया। आईबीएम में मैंडलब्रॉट को फ्री हैंड मिल गया रिसर्च के लिए, और धीरे धीरे उनके फ्रैक्टल आइडियाज दुनिया में पॉपुलर हो गए। फ्रैक्टल्स स्टैटिस्टिक्स में भी काम आते हैं। वेल्थ, सिटी साइज, बुक सेल्स, वॉर्स, अर्थक्वेक्स, इन सब में पावर लॉ या फ्रैक्टल डिस्ट्रीब्यूशन दिखती है। यानी किसी चीज का डबल होने पर उस लेवल के ऊपर लोगों की तादाद 4 गुना कम हो जाती है, और ये रेशियो सेम ही रहता है हर स्केल पे। जैसे मिलेनियर्स और बिलियनियर्स में भी सेम लेवल की इनइक्वालिटी रहती है, ना कि सब इक्वल हो जाते हैं जैसे गॉसियन वर्ल्ड में होता है। फ्रैक्टल डिस्ट्रीब्यूशन में एक एक्सपोनेंट होता है, जिससे पता चलता है कि टॉप 1% या 20% कितना कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल में। एक्सपोनेंट जितना कम उतना ज्यादा टॉप लोगों का टोटल पे इफेक्ट। लेकिन ये एक्सपोनेंट एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल है, डेटा पे डिपेंड करता है, और मेजरमेंट में थोड़ा सा फर्क भी रिजल्ट को ड्रामेटिकली चेंज कर देता है। इसीलिए तालेब कहते हैं कि फ्रैक्टल्स हमेशा परफेक्ट नहीं होते, पर इनका यूज डिफॉल्ट सोच की तरह करना चाहिए, क्योंकि ये हमें एक्सट्रीम्स को पॉसिबल मानने की आदत डालते हैं। ब्लैक स्वान्स को फुल्ली प्रेडिक्ट नहीं करते, पर उनकी पॉसिबिलिटी को हमारे दिमाग में ला देते हैं। ये सर्टेनिटी नहीं देते, पर ब्लैक स्वान्स को ग्रे बना देते हैं। मतलब कुछ एक्सट्रीम्स की पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उनसे सरप्राइज नहीं होते। तालेब के पास 2 स्टडीज हैं, एक लिटरेरी जहाँ अच्छी बुक्स हैं, दूसरी नॉन लिटरेरी जहाँ स्टैटिस्टिक्स की बुक्स पढ़ी हैं जो उन्हें बोरिंग लगती हैं और उनके लिए मोस्टली बेकार हैं। वो कहते हैं कि ये सारी स्टैटिस्टिक्स की बुक्स सिर्फ मीडियोक्रिस्तान पे बेस्ड हैं और एक्सट्रीमिस्तान को समझने के काम नहीं आती। हम लोग प्लांट्स के लिए बनी दवा इंसानों पे यूज कर रहे हैं। लोग बिजनेस और सोशल साइंस में गॉसियन यानी बेल कर्व टूल्स यूज करते हैं, जबकि रियल वर्ल्ड, मार्केट्स और सोसाइटी काफी अनप्रेडिक्टेबल और एक्सट्रीमिस्तान टाइप है। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज वाले लोग भी इसी गलत मॉडल को और लेजिट बना रहे हैं। मार्कोविज और शार्पे जैसे लोगों को नोबेल मिला, जबकि उनका मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी मॉडल गॉसियन पे बेस है और रियल वर्ल्ड में फेल होती है। लोग इन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। एमबीए स्कूल्स में भी यही पढ़ाते हैं। हर म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन फंड अपने रिस्क को बेल कर्व वाले बज़वर्ड यानी सिग्मा, वेरिएंस, शार्पे रेशियो etc से दिखाते हैं। कंसल्टेंट्स और पॉलिसी मेकर्स भी इसी पर रिलाई करते हैं। जब तालेब कॉन्फ्रेंसेस में नोबेल विनर्स से क्वेश्चंस पूछते थे, उनके पास कभी भी प्रैक्टिकल आंसर नहीं होते।
वो सिर्फ थियरी में टाइट प्रूफ्स और मैथ्स दिखाते हैं, जबकि प्रोबेबिलिटी रियल लाइफ में बिल्कुल अलग बिहेव करती है। जब तालेब ने बेल कर्व की फ्लॉज दिखाई, कई लोग पर्सनल हो गए, गाली देने लगे या कैरेक्टर पे अटैक करने लगे, क्योंकि उन्होंने पूरा कैरियर इस बेकार आइडियाज पे खर्च कर दिए थे। लोगों को लगता है कि अगर एक डेटा में कोई बड़ा जंप नहीं मिला तो प्रूफ मिल गया कि गॉसियन सही है, जबकि एक भी बड़ा जंप पूरी थियरी को रिजेक्ट कर सकता है। पर मिलियन एग्जाम्पल से भी थियरी प्रूव नहीं होती। बेल कर्व की सबसे बड़ी फ्लॉ यही है कि एक भी आउटलायर, एक भी ब्लैक स्वान उसको गलत साबित कर देता है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स और इन लोगों का मेथड ये है कि पहले अजम्पशंस बना लीजिए, चाहे वो रियल ना हो, फिर मैथ्स और थियरम्स बिल्ड करिए, फिर उससे रियल वर्ल्ड पर अप्लाई करिए। ये एक ऐसा गेम है जिसमें रूल्स पहले से फिक्स्ड हैं और रियलिटी एडजस्ट करनी पड़ती है। ये लॉक के मैडमैन जैसे हैं, करेक्ट रीजनिंग फ्रॉम रॉन्ग प्रीमाइसेस। इनका फोकस एलिगेंस पे है, ना कि रियलिटी पे। तालेब कहते हैं कि थियरी एक मेडिसिन की तरह है, कभी यूजफुल, अक्सर वेस्ट, और गलत हाथों में कभी कभी डेंजरस भी। इसलिए इसे केयरफुली यूज करिए। ये सारी आइडियाज तालेब ने फाइनेंस से लिए, लेकिन ये हर फील्ड में लगते हैं। मेन पॉइंट ये है कि बेल कर्व को गलत जगह अप्लाई करना, स्पेशली सोशल साइंस और फाइनेंशियल वर्ल्ड में, बहुत बड़ी गलती है, और इससे ब्लैक स्वान इवेंट्स के आने पे मैसिव रिस्क होता है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो क्वांटम फिजिक्स में पोजीशन और मोमेंटम मेजर करने की लिमिट दिखाता है, उसका रियल लाइफ अनसर्टेनिटी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब छोटी अनसर्टेनिटीज एक दूसरे को एवरेज कर देती है। इसलिए रियल वर्ल्ड में कोई बड़ा सरप्राइज नहीं आता उनकी वजह से। लेकिन पॉलिटिक्स, सोसाइटी, वेदर जैसी चीजें ऐसी नहीं बिहेव करती। इनका फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए जब कोई एक्सपर्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करता है, जब असली वर्ल्ड की अनप्रिडिक्टेबिलिटी चल रही हो, तो समझ लीजिए वो एक्सपर्ट बेकार है। लोग बहुत छोटी छोटी चीजों पे अटेंशन देते हैं, जैसे क्वांटम अनसर्टेनिटी, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे वॉर, फाइनेंशियल कोलैप्स, रिलेशनशिप्स, वेदर, सोसाइटी, इनको इग्नोर कर देते हैं। इस तरह सोचना डेंजरस है, क्योंकि ये हमें ब्लैक स्वान यानी बड़े, रेयर और इम्पैक्टफुल इवेंट से अंधा बना देते हैं। फिलोसोफर्स का काम क्रिटिकल थिंकिंग का वॉच डॉग बनना है, लेकिन ज्यादातर फिलोसोफर लाइब्रेरी में ही फंस के रह जाते हैं। असली वर्ल्ड के प्रॉब्लम से फिलॉसफी का लिंक टूट जाता है। फ्राइडे को जब फिलॉसफी प्रोफेसर्स की सैलरी आती है तो बिना सोचे समझे अपना पैसा यूनिवर्सिटी के पेंशन प्लान में डाल देते हैं। स्टॉक मार्केट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, जबकि वो लोग दुनिया के सबसे स्केप्टिकल, डाउट करने वाली कम्युनिटी के मेंबर हैं। पर जब बात उनकी खुद की लाइफ की आती है तो वो भी एक्सपर्ट एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। तालेब कहते हैं कि नॉलेज बुक्स से प्रॉब्लम्स तक नहीं, प्रॉब्लम से बुक्स तक आनी चाहिए। रियल फिलॉसफी वो है जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम से इंस्पायर हो। पॉपर का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि असली फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स हमेशा फिलॉसफी के बाहर से आते हैं। बिना रियल वर्ल्ड के प्रेशर के फिलॉसफी का कोई मतलब नहीं। इसलिए तालेब आर्ग्यू करते हैं कि वो थ्योरेटिकल डिबेट नहीं चाहते, उनको रियल एक्शन चाहिए। कैसे सोचा जाए और कैसे सोच को एक्शन में बदला जाए। फिर तालेब उन लोगों से इरिटेट होते हैं
जो रिलीजन पे स्केप्टिसिज्म करते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, स्टैटिस्टिशियंस को ब्लाइंडली मान लेते हैं। कन्फर्मेशन बायस यहाँ भी काम करती है। रिलीजन के वॉर्स दिखा के रिलीजन को गलत कह देना, लेकिन पॉलिटिकल थियरी, सोशल साइंस या इकोनॉमिक्स की वजह से कितने लोग मरे ये इग्नोर करना। पहले लोग बिशप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, आज नोबेल प्राइज विनर्स को इनफैलिबल मानते हैं। तालेब कहते हैं कि स्केप्टिसिज्म भी गलत जगह लगी तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मेन चीज ये है कि आप ब्लैक स्वान से बच सकते हैं अगर आप अपनी थिंकिंग को नॉन कमोडिटाइज रखेंगे, यानी कॉपी पेस्ट थिंकिंग नहीं करेंगे। स्मार्ट बनना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको सकर नहीं बनना है। और ये भी कह रहे हैं कि फिलॉसफी या नॉलेज का असली यूज यही है कि कैसे पता चले कि क्या काम का है और कैसे उसे एक्शन में लाया जाए। पार्ट 4, द एंड। तालेब कहते हैं कि उनकी सोच हमेशा आधी आधी होती है। आधा वक्त वो हाइपर स्केप्टिक रहते हैं, दूसरे आधे में कुछ चीजें लेके स्टबबॉर्न भी हो जाते हैं, जिद्दी। जहां लोग आसानी से मान लेते हैं वहां वो डाउट करते हैं, और जहां लोग ज्यादा डाउट करते हैं वहां कभी कभी वो आसानी से मान भी लेते हैं, स्पेशली जब रैंडमनेस माइल्ड हो। तालेब को कंफर्मेशन पे डाउट है, क्योंकि कितना भी डेटा हो कंफर्म नहीं होता, लेकिन एक सिंगल एग्जाम्पल गलत साबित कर सकता है। अगर रैंडमनेस वाइल्ड है तो वो स्केप्टिक हो जाती है, माइल्ड है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेते। तालेब ब्लैक स्वान यानी बड़े, रेयर और अनप्रेडिक्टेबल इवेंट से आधा वक्त हेट करते हैं, दूसरे आधे में उनको पसंद भी करते हैं, क्योंकि रैंडमनेस लाइफ में ब्यूटी और सरप्राइज भी लाती है, जैसे पेंटर अपेलिस का सक्सेस। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ गलती से बचने के चक्कर में लाइफ के पॉजिटिव ब्लैक स्वान्स को मिस कर देते हैं। अपने पर्सनल अफेयर्स में भी तालेब आधा वक्त बहुत कंजर्वेटिव रहते हैं और आधा वक्त बहुत एग्रेसिव। लेकिन ये कंजर्वेटिज्म वो जगह यूज करते हैं जहां लोग रिस्क नहीं लेते, और एग्रेसिवनेस वहां जहां लोग कॉशियस रहते हैं। छोटे फेलियर से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े और डेंजरस फेलियर से ज्यादा घबराते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स को ज्यादा रिस्की मानते हैं क्योंकि उनमें हिडन रिस्क होते हैं, जबकि स्पेकुलेटिव वेंचर्स का रिस्क क्लियरली दिखता है और कंट्रोल किया जा सकता है। जो रिस्क सबको ऑब्वियस लगता है, जैसे टेररिज्म, उसकी चिंता कम, लेकिन हिडन रिस्क जैसे डायबिटीज या ऐसी चीजें जो लोग डिस्कस नहीं करते, उसकी चिंता ज्यादा करते हैं। एम्बेरसमेंट से ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटी मिस होने का डर लगता है। तालेब लाइफ की एक दूसरी इंपॉर्टेंट एडवाइस भी देते हैं, कभी ट्रेन पकड़ने के लिए मत दौड़िए। अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है लेकिन आप दौड़े नहीं तो आपको दुख नहीं होगा, लेकिन अगर दौड़ के भी छूट गई तो दुख होता है। यही प्रिंसिपल हर चीज पे अप्लाई करिए। जो सोसाइटी या लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उनके पीछे दौड़ना छोड़िए और अपने खुद के स्टैंडर्ड सेट करिए, अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करिए। जो चीज नहीं मिली उसको खुद पे रिग्रेट मत बनाइए, खुद डिसाइड करिए कि आपको क्या चाहिए, तब छोटी चीजें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।